क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी सिविक्स पार्ट 2। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आज का हमारा विविधता एवं भेदभाव। विविधता मतलब अलग अलग और भेदभाव मतलब भेदभाव होता है ना, पार्शियलिटी करना। इसके बारे में हम इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह की भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोग जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमें हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब मानो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं और हम गाँव जाते हैं, तो आपने देखा होगा लोग हम हमें अलग नजरिए से देखते हैं। हमारी बोलचाल, हमारा पहनावा बहुत डिफरेंट होता है। तो वही चीजें हैं। पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपने ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर सही का निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? पूर्वाग्रह मतलब होता है जो धारणाएं पहले ही बना दी जाती हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा, ऐसे करके। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग। आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ग्रामीण लोगों का मानना है कि मतलब जो आधे से ज्यादा जो भारतीय हैं वो गांव में रहते हैं। अब आपको क्या लगता है कि रहते हैं या नहीं रहते, तो उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। कि गाँव के लोग को जो टेक्नोलॉजी है, नई-नई चीज़ें हैं, उनको पसंद नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, उनको थोड़ा-सा नहीं कम्फर्ट हो पाते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, ये भी सही है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। हाँ, जब काम नहीं मिलता या जिसके पास ज़मीन नहीं होती, तो वो खेती नहीं कर पाता है और उसको फिर शहर की तरफ जाना ही पड़ता है। शहरी लोग। शहरी जीवन बड़ा आसान है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, कह सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।
शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है और लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में खर्च हो जाता है। ये है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। मतलब जब हम किसी से, मैंने बताया ना कि हम किसी पर्सन के बारे में कि हाँ ये तो गलत ही है, तो उसे हम पूर्वाग्रह कहेंगे। ठीक है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी, कंजूस मानना ये पूर्वाग्रह ही है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस जगह क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम। समाज में लड़के समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की का होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसा ही होता है। यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है। आपने भी देखा होगा कि लड़कियों को, मतलब हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं, लड़कियों को मतलब प्रेफर करती हैं कि घर का काम कराने में। स्कूल भी जाते हैं बट घर का काम कराने में ज्यादा प्रेफर करते हैं और लड़कों को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वह बहुत ही सुशील है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। वे शरारती है। वे नृत्य करने में, चित्रकारी में निपुण है। वे रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। अब ये सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं और लड़का लड़की वाले बॉक्स में आपको फिल करने हैं। ठीक है। आपने मेनली देखा होगा, कहते हैं कि लड़के रोते नहीं है। ठीक है। लेकिन लड़के भी रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बॉय दे रखा है। ठीक है। और ये अपने बारे में बता रहा है। ठीक है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करती? ठीक है। नेक्स्ट है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये मतलब व्हील चेयर पे है लड़की और इसके दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम कितना और लोगों से कितनी अलग हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ कि लोग उसको घूर घूर के देखते हैं कि ये तो व्हील चेयर पे चलती है, नहीं कर पाती है कुछ भी। अब ये देखो, ये व्हील चेयर पे है, उसके बावजूद ये अपना ड्राइंग कर रही है। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए ही कि मेरी टांगे डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग डगमगाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था।
इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरतों वाले बच्चे, न्यू शब्द दे दिया गया है इन्हें, खास ज़रूरतों वाले बच्चे, ठीक है? उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। जो भी आपका जवाब होगा उसके पक्ष में उसकी तारीफ करनी है, ठीक है? अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इ वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए, तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए तब या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए, तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। मतलब स्टार्टिंग से ही उन्हें सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं, इसलिए वो नहीं रो पाता है। वे को वे कोमल एवं मृदुभाषु स्वभाव की है। वे बहुत ही सुशील है एवं कथनों को लेकर पर भी चर्चाएं कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर ही लागू किए जा सकते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से हैं होते हैं या फिर ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? हम लगातार हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब कि हाँ, ये माइंड में हम कर लेते हैं ना कि ये पर्सन ऐसे ही होगा, लड़कियां हमेशा रोएंगी, लड़के नहीं रो सकते। ये चीजें अपने मन में बिठा लेना कि हाँ ऐसा ही होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है? इट इज इम्पोर्टेंट। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। जैसे हमने अपने मन में बिठा रखा है ना, जो पाकिस्तानी होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और वो हमेशा आतंकवादी ही होते हैं, तो वो चीज, ठीक है? हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं, कुछ क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है।
बोलते हैं ना कि लड़कियां जहाज नहीं उड़ा सकती हैं या आर्मी में नहीं जा सकती, लेकिन लड़कियां अब जहाज भी उड़ा रही हैं, आर्मी में जा रही हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां ना हो। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, और बॉयज भी। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। शायद आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थी। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, और यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण की एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों में के लोगों को करना पड़ता है। दलित। वह शब्द है जो नीची जाति कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव के दलित लोगों को दबाकर और सरकार रखा है, और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित अनुसूचित जाति में के वर्ग में रखती है। दलित वो मतलब जो नीचे जिसे नीची जाति कहा गया है, मतलब पहले के टाइम पे उन्हें नहीं। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, उसे कैसा महसूस होता है? मान लो आपका भाई बाहर घूमने जा रहा है और आप गर्ल हो इसलिए आपको मना किया जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा नहीं लगता ना? सेम वही, और किसी के साथ भी अगर भेदभाव होता है तो अच्छा नहीं लगता उसे। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वह हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हो गए, क्योंकि मतलब कपड़ों से जज कर लिया था कि कपड़े देख उन्होंने अच्छे पहन रखे थे, तो उन्हें नहीं लगा कि अछूत हैं या दलित हैं, कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं।
बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल ही गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के के रह गए क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो ब्राह्मण हैं, इसलिए वो शॉक रह गए जो स्टेशन पे था, ठीक है? स्टेशन मास्टर। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई कि उन्होंने सोचा ये तो दलित है, मतलब छोटा व्यक्ति है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे क्योंकि अब सीधी सी बात है, 9 साल का बच्चा है, वो तो घबरा ही जाएगा, है ना? यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उन उसकी जगह अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रही हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। देख रहे हो, आपको इसी को मतलब उन्हें, क्योंकि वो अछूत जाति से है तो उसे अपनी गाड़ी में भी, बैलगाड़ी में भी नहीं बिठाना चाहते थे। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और ये कहाँ से मिला है? ये स्रोत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीच, खंड 12। देख रहे हो आप कि मतलब कितना भेदभाव हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी, कि उनको बैलगाड़ी में नहीं, उनसे बात नहीं कर रहा था कोई, ये चीज ठीक है। और ये एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी है, इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 और 1956, मतलब 1891 में उनका बर्थ हुआ था और 1956 में उनकी डेथ हो गई थी। को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके पिता बच्चों को वही काम करना था पड़ता था जो वे खुद करती थी। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। मतलब वो क्योंकि महार जाति से थे इन्हें, इसलिए उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, मतलब गांव के अंदर नहीं आने देते थे। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए गए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबका सम्मान, सबको समान निगाहों से देखे, सबको एक बराबर देखे, ना नीच ना ऊंच, ना कोई बड़ी छोटी जाति नहीं, सबको एक बराबर देखना चाहते थे वो। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ को काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। उन्होंने बहुत कुछ किया था जो अछूत जाति थी या जिनसे भेदभाव किया जाता था उन लोगों के लिए, है ना? बच्चे पैसे देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने ले जाने से मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो नीची जाति से थे इसलिए, है ना? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया, मतलब उनसे बात नहीं कर रहे थे कोई भी, उनको उनके गांव ले जाके राजी नहीं था। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? बहुत बुरा लगा होगा। ऑफ कोर्स कोई आपसे बात नहीं करेगा क्योंकि आप महार जाति से हैं या छूत जाति से हैं, इसलिए।
क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुमान हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। मतलब बहुत बुरा लगता है ना ऐसा होता है तो, किसी के साथ भी हो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष मतलब कि सब इक्वल रहे तो भीमराव अम्बेडकर जी ने या और किसी पर्सन ने क्या क्या किया था कि सबको इक्वली रखा जाए। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास दलित को शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। दलित के अलावा अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हैं। आज अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग-थलग पड़े गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। किसी भी मतलब किसी को ज़्यादा या कम नहीं, सबको इक्वल मानती है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को ना मानना। ठीक है? जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता का वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये मतलब सरकार को ही देखना पड़ता है कि सभी लोग इक्वल रहें, सबको समान अवसर मिले, ये सब चीजें है ना।